हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के डिसिप्लिन पोल साइंस के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि तुलनात्मक राजनीति से क्या अभिप्राय है, तुलना करने की विधियों की विवेचना करें। सबसे पहले हम इसके उत्तर में लिखेंगे कि तुलना मानव स्वभाव का अंग व अस्थायी अध्ययन का आधारभूत तत्व है। व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुलना द्वारा ही किसी वस्तु को अच्छा या बुरा सिद्ध कर सकता है। इसी तरह राज्य के प्रादुर्भाव के साथ ही तुलनात्मक अध्ययन का राजनीतिक व्यवहार में प्रयोग होने लगा। तुलनात्मक अध्ययन किसी भी विषय के वैज्ञानिक व्याख्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जेसी जोहरी ने लिखा है, शक्ति संघर्ष में लिप्त विभिन्न राजनीतिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के अनुभववादी अन्वेषण में तुलनात्मक विश्लेषण सृजनात्मक तथा संवर्धनात्मक आधार प्रस्तुत करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तृतीय विश्व युद्ध के अभ्युदय ने तुलनात्मक राजनीति को व्यापक आधार प्रदान किया है। अब इसका संबंध पश्चिम के देशों व संस्थागत राजनीतिक संरचनाओं से न होकर गैर राजनीतिक संरचनाओं व उन्हें प्रभावित करने वाले गैर राजनीतिक व्यवहार तथा तृतीय विश्व के देशों की राजनीति से भी है। आज राजनीति विज्ञान में सदियों से प्रचलित राज्य सरकार संस्था शक्तियों व जनमत के स्थान पर कई अवधारणाएं राजनीतिक सांस्कृतिक, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संचार, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्थाओं आदि प्रमुख अवधारणाएं मानी जाती हैं, क्योंकि अन्य सभी अवधारणाएं इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। आज नई तकनीकी पद्धति व दृष्टिकोणों ने तुलनात्मक अध्ययन को वैज्ञानिक व व्यवहारिक बना दिया है। आज इसमें समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान का अध्ययन भी शामिल होने के कारण ये एक अंतर अनुशासीय विषय के रूप में स्थान पा चुकी है। आज तुलनात्मक राजनीति का अर्थ किन्हीं दो देशों की सरकारें या संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन से नहीं है। आज इसमें संपूर्ण विश्व की राजनीति व गैर राजनीतिक संस्थाओं, उनका व्यवहार तथा व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन भी शामिल है। तुलनात्मक राजनीति के बारे में विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। अब देखिए किन किन विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति को क्या क्या परिभाषाएं दी है। तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित करते हुए ब्राबेनिटी ने लिखा, तुलनात्मक राजनीति सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान और व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों तथा उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करता है। तुलनात्मक राजनीति के बारे में एडवर्ड ए फ्रीमैन ने लिखा है, तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्था थी तथा सरकारों के विभिन्न प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन व विश्लेषण है। इसी प्रकार राय सी मैड्रिडिस ने लिखा है, हेरोडोटस तथा अरस्तु के समय से ही राजनीतिक मूल्यों, संस्थाओं, विश्वासों, सरकारों और राजनीतिक व्यवस्थाओं में विविधता जीवंत रहे और इन विविधताओं में समानता तत्वों की छानबीन करने के प्रयासों को तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण कहा जाना चाहिए। कोर्टिस क्या बोलते हैं कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं, असमानताओं में तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित है। उपयुक्त विचारों को परिभाषाओं के आधार पर तुलनात्मक राजनीति को समझ सकते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक सरकार, गैर शासकीय राजनीतिक संस्थाओं, कबीलों, समुदायों व उनकी प्रतिक्रियाओं व व्यवहारों का अध्ययन है। ठीक है, ये हमारा तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन था। अब इसकी हम विधियां देख लेते हैं। ठीक है, विधियां, संस्थागत्मक विधियां, उपागम, आधुनिक उपागम, राजनीतिक व्यवस्था उपागम और मार्क्सवादी। ठीक है, इसको लेनिनवादी उपागम भी कहते हैं। ठीक है, संस्थागत उपागम देखिए, एक लंबे अर्थ तक तुलनात्मक अध्ययन के लिए ऐतिहासिक विवरणात्मक प्रणाली का ही उपयोग होता है। इस प्रणाली का सार यह है कि अतीत की घटनाओं को एक किया जाए तथा विभिन्न घटनाओं और तथ्यों का परीक्षण करके कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जाएं। ये देख लीजिए आप गाइस, बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं इसको पढ़ूंगी तो।
अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। यहाँ से थोड़ा दिख नहीं रहा था, मैं इसको पढ़ देती हूँ। व्यापकता, राजनीतिक व्यवस्था के लक्षण। व्यापकता, इसका तात्पर्य है कि इसमें औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं का अध्ययन भी किया जाता है। अतः जिस किसी संस्था से राजनीति प्रभावित होती है उन सभी का अध्ययन इसके तहत किया जाता है। सीमाएं, ये सर्वमान्य तथ्य है कि प्रत्येक व्यवस्था की अपनी कुछ सीमाएं होती है। राजनीतिक व्यवस्था की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। जहां अन्य उपव्यवस्थाओं की सीमाएं समाप्त होती हैं वहीं से राजनीतिक व्यवस्था की सीमाएं आरंभ होती है। ठीक है। उदाहरण के लिए, जब किसी धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विचारों पर विचार किया जाता है तो ये धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था तथा सांस्कृतिक व्यवस्था का विषय होता है। लेकिन जैसे ही ये विचार राजनीतिक व्यवस्था, शासन को उन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्णय लेने होते हैं। पूरा आंसर है गाइस इसका ये, आप इसको शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं। बस हो गया। ठीक है, शॉर्ट नोट्स करके आप लिख सकते हैं इसको। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना।